तो आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी में बताया गया है ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एन एक्सेस फैट, जैसे आप लोगों ने सबने बताया, एक्सेस फैट एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द बॉडी। ठीक है, तो फैट जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि हमारे बॉडी में लिपिड्स के फॉर्म में होता है, फिर लिपिड्स को चेंज किया जाता है, लेकिन जो एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारे एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में जो फैट एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी में उसको हम ओबेसिटी कहते हैं, और जब एक्सेस लेवल पर हो जाता है। ठीक है, जनरली तो हर किसी के अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाता है। ठीक है, और वो कंज्यूम करे या फिर फूड से कंज्यूम करे या फिर हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसिस करती है। बट अगर एडिपोज टिश्यू के रूप में ज्यादा ही हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ये क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए रिस्क माना जाता है। अब देखिए, जो ओबेसिटी और डायबिटीज मेलाइटस है वो सबसे ज्यादा भारत में बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा ना हो कि आगे चल के भारत जो है पहले नंबर पे ओबेसिटी में आ जाए, इसलिए ये एक हेल्थ रिस्क माना गया है। ओबेसिटी बताया गया है, ओबेसिटी रिजल्ट व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस कैलोरिक इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट। क्या होता है, हम लेते जाते हैं फूड को, एक दिन में हमें जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है उतना तो हम लेते ही है, बट क्या करते हैं उसके बराबर हम एनर्जी को आउटटेक, मतलब कि एनर्जी को खत्म नहीं करते, मतलब हमको एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो फिर फैट जो है हमारे बॉडी में कंज्यूम होता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जितना ले उसको हमको निकालना भी है। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस करके चलना होता है। तो एक फर्स्ट चीज आती है, आप डाइट में पढ़ेंगे एनर्जी बैलेंस या फिर एसडीए या आरडीए, तो रिक्वायर्ड डेली अलाउंस जिसका मतलब होता है, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि हम जितनी कैलोरी रोज लेते हैं उतना ही हमको निकालना भी पड़ता है। तो एनर्जी बैलेंस करके जब हम चलते हैं तो हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। ठीक है, अब बताया गया ये जो इम्बैलेंस होता है वो क्यों होता है हमारी बॉडी में, फैट जो टिश्यू का इम्बैलेंस है या फिर जो फैट एक्सेसिव लेवल में हो गया है वो क्यों हो रहा है, तो उसके कुछ कॉज या किस वजह से हुआ वो बताते हैं। तो पहला बात है ओवर ईटिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ईट करते हैं। ओवर ईटिंग, कुछ लोग को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन वो पतले रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और वो वर्कआउट ज्यादा करते हैं। लेकिन कुछ लोग आप देखेंगे थोड़ा खाते हैं लेकिन वो मोटे रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस होता है। डाइजेस्ट तो कर लो फूड को, लेकिन उसको तोड़ना कैसे छोटे छोटे भाग में, वो किसी किसी का ठीक नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म सही होना जरूरी हो। ठीक है, और जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और वो ओवर ज्यादा ही ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी फैट एक्यूमुलेटेड हो जाता है। और जैसे बताया है, इनएक्टिविटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इनएक्टिविटी मतलब वही हम आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और रूटीन, डेली रूटीन जैसे हमारा चल रहा है दिनचर्या उसी को फॉलो कर रहे हैं। फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि हम जनरली देखते हैं, आप देखेंगे, मतलब मैं ऐसे किसी कास्ट को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ है, मतलब आहूजा या सिंधी होते हैं या फिर अग्रवाल लोग, जनरली हमने देखा हमारे इधर, वो उनके यहाँ जेनेटिकली होता है कि वो लोग थोड़ा हैवी वेट होते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक भी आता है, उनके पेरेंट्स से आता है कि अगर मम्मी या पापा कोई अगर हेल्दी है तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है डाइट विथ मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट देन प्रोटीन। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, देखिए हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो फैट, और जो फैट होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी जब लो कार्बोहाइड्रेट, बॉडी लो फैट का एक्यूमुलेशन यूज, फैट को यूज करेगी तो फैट का रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि पहले आपको ठीक है, ओके जी, आपको ब्रेक हो रही है, बता दीजिए। सभी को हेलो, हो रही है। ओके, यस मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक है। हेलो, ओके, यस यस अभी ओके। इसमें बोला गया, ओके ओके, थैंक यू। इसमें ये बोला आपका कि जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हमें इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी फैट जो कि एक्यूमुलेटेड हमारी बॉडी में उसको लेना शुरू कर देगी, इसलिए लो कार्ब्स खाने को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, दूसरा फैट, दो हमको एनर्जी देने का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, तो इसलिए हमें लो कार्ब्स फूड खाने को बोला जाता है।
अब स्ट्रेस की वजह से भी फैट आपका बढ़ता है। जनरली देखा जाता है जो स्ट्रेस या फिर जो नींद नहीं लेते प्रॉपर, उनको भी जो है वेट बढ़ने की ज्यादा वो रहते हैं। ये तो हमारा प्राइमरी जो है बताया गया कॉजेस। अब कॉजेस फॉर सेकेंडरी ओबेसिटी, मतलब कि अगर हम दूसरा कॉजेस देखें तो किस वजह से होता है, तो कुछ कुछ ऐसे हमें डिसीज या डिसऑर्डर हो जाते हैं जिनके वजह से ओबेसिटी होती है, या फिर ओबेसिटी होने से वो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, उसमें वेट गेन होता है, ठीक है। हाइपो मतलब होता कम है, लेकिन मैं आपको इसको आगे समझाऊंगी एक्चुअली में है क्या ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूशिंग सिंड्रोम, ठीक है। इसमें भी आपका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, कुशिंग सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। फिर इंसुलिनोमा, ठीक है। फिर है हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। तो जितने भी ये डिसऑर्डर्स है इनके वजह से भी आपकी ओबेसिटी बढ़ती है। अब इसमें बताया गया दो तरीके की ओबेसिटी होती है हमारी, प्राइमरी और सेकेंडरी ओबेसिटी। अब ओबेसिटी को डायग्नोस कैसे करते हैं, ठीक है, कि हमारा वेट ज्यादा है या कम है, तो हमें कैसे इसको डायग्नोस करना है ये बताया गया है। तो इसको हम करते हैं बीएमआई के द्वारा। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो इसके द्वारा आप जो है अपना ओबेसिटी, अपना वेट देख सकते हैं कि कितना कितना है। आप सबके पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपका वेट या हाइट जो है कितनी है, ठीक है। आपको बताना है आपका वेट जो है किलोग्राम में इंटू हाइट मीटर्स में बताना है। तो जब तक मैं क्लास लूंगी आप लोग अपना देख देख कर देख लीजिएगा, आपके उसमें रहता है कैलकुलेटर में, ठीक है, बीएमआई। तो आप उससे देख सकते हैं, मुझे देखकर बताइएगा, ठीक है, सभी किसका किसका कितना है। और फिर यहाँ पर उनकी रेंज लिखी हुई है कि अगर किसी का बीएमआई, ठीक है, लेस देन 18.5 होता है तो वो अंडर वेट कहलाता है। अगर किसी का बीएमआई 18.5 से 24.5 है, राधिका दीदी क्या मैसेज किए हैं, 47, 52, अच्छा का आपका वेट 47 है और 5'2" आपकी हाइट है। हाँ हाँ हाँ, तो आप इस 5'2" ये फुट में है आपकी ना, आप मीटर्स में देखिए, मीटर्स में ये 157 है, 156 कुछ होगा या 158। हाँ तो आप 47 बाई इतना करिए, फिर अपना निकाल निकाल के सब लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे यहीं पर। अब देखिए, आपका अगर बीएमआई लेस देन 18 है तो अंडर वेट है आप, 18.5 टू 24.5 है तो नॉर्मल वेट है आप, ठीक है। हाँ, सेंटीमीटर्स में आपको निकालना है, मीटर्स में है ये, ठीक है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है हाइट इन मीटर्स, और आपका जो वेट है वो किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। तो 150, हाँ, सेंटीमीटर से जनरली, इंचेस अगर हम नापते हैं ना, आपके पास इंच टेप होता है उससे भी नापते हैं हम, और जनरली हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमारी हाइट नापने के लिए वो बना होता है, ठीक है। आप लोग अपना वेट और हाइट लिख रहे हैं यहाँ पर, बीएमआई इंडेक्स से डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट बताया है 25 टू 29.5 होता है तो वो ओवरवेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरवेट 22 है बीएमआई अंशुमन जी का, तो ये हेल्दी है एकदम। इनका बोलना है कि इनका बीएमआई 22 है, तो ये नॉर्मल वेट है और हेल्दी है, ठीक है। जब ये 25 टू 29.5 होता है तो हम ओवरवेट कहलाते हैं, और अगर हमारा वेट मोर देन 30 होता है तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग मेजर कर लीजिएगा आप किस वाले क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आप किस क्राइटेरिया में हैं अभी, सभी लोग इसको देख के बताएंगे मुझे। तो सबसे पहले हम जब भी डायग्नोस करते हैं ओबेसिटी को तो एक बीएमआई हमारा निकाला ही जाता है, हमारा वेट इन किलोग्राम, हाइट इन मीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है कि इसके पहले हमने कुछ, हमारा कुछ था तो नहीं, कुछ बीमारी तो नहीं थी, या हम क्या डाइट प्लान लेते हैं। जनरली आप जाएंगे तो डाइट प्लान आपसे पूछा जाता है कि आप लेते क्या है, ठीक है, तो वो बताया गया। अब इसके बाद इसमें आता है आपका, हाँ एक सेकेंड, नेक्स्ट आता है आपका ओबेसिटी कॉज मैनी हेल्थ हैजार्ड, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी हेल्थ हैजार्ड होते हैं। आप देखिएगा एक इंसान को, कोई भी एक इंसान अगर वो बहुत ज्यादा ही ओबेज है तो उसको 3-4 बीमारियां और होंगी, ठीक है, और वो इतना परेशान हो जाएगा। आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम तो कॉमन होगी उसके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी में क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो बताया गया है। पहला, इंक्रीज इन मसल एंड इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन, तो मसल्स इंक्रीज हो जाती है आपकी और ऑर्गन में इनलार्जमेंट आ जाती है। दूसरा, एडिपोज टिश्यूज आर स्टोर्ड इन सबकल्टेनियस टिश्यू एंड स्केलेटल मसल एंड इंटीरियर ऑर्गन, ठीक है। एडिपोज टिश्यू आपका
स्टोर हो जाता है स्केलेटल मसल्स में और इंटरनल ऑर्गन्स में। फिर मेटाबॉलिक चेंज होते हैं आपके, फिर हाइपर इंसुलिनिमिया हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आपको होता है। ठीक है, तो जब मैं आपको डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा टाइप 2 कौन सा है। अब नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसमें क्या क्या होता है और हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन मैंने आप लोग को कल बताया था। एनीवन प्लीज बताइए हाइपरटेंशन क्या होता है, कोई भी बताइए। हाई बीपी, हाई बीपी, हाई बीपी, बीपी बढ़ना। वेरी गुड। हाँ, और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? एनीवन, ब्लड प्रेशर तनाव क्या की होता है? स्थिति में तनाव की स्थिति में चले जाते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, मैंने आप लोग को कल बताया था। ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, कहाँ पर बढ़ता है ब्लड का फ्लो? पूरी बॉडी में बढ़ जाता है। ब्लड का फ्लो जब जहां से ब्लड निकलता है, ठीक है, फ्लो होकर कहां से निकलता है? आपके हार्ट से निकलता है, ऑर्टा में जाता है, आर्टरीज में। जब आर्टरीज वॉल्व में ब्लड का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है उसके अगेंस्ट, तो हम उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, और वही ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोटीन का भी एक्सेसिव लेवल बढ़ जाना। फिर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी मतलब कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें भी इंजेक्शन हो जाता है। फिर उसका होता है कोलेप्सियासिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फैटी लीवर और कैंसर। इन सब की वजह से भी जो है आपको ओबिसिटी होती है, या ओबिसिटी की वजह से ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, अब इसकी योगा थेरेपी बताएगी क्या क्या हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, ओके, इसमें ये बताया हमको मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल। पहले तो लाइफस्टाइल की बात आती है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, जितना खाना उतना, मेनली डाइट पे ही फोकस किया जाता है। ओबेसिटी में सबसे ज्यादा डाइट महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, हमारी तो सात्विक फूड ही लेना है, ऐसे फूड नहीं लेना है जो हमारा वेट बढ़ाए, कोलेस्ट्रॉल वाला फूड नहीं लेना है। फिर उसका आता है हमारा धौती कर सकते हैं हम। ठीक है, धौती करने से हमारा कफ जितना जमा होता है वो निकल जाता है, वस्तु धौती, वमन धौती और अलग भी धौती। और ये किसी के सुपरविजन में करना है, हमेशा सत्कर्म सुपरविजन में ही करने को बोला जाता है। फिर आती है आपकी कपाल भाती, एक्सेसिव कर्व को हटाती है और आपका जो एक्सेसिव म्यूकस है उसको भी हटाने का काम करती है कपाल भाती। फिर कपाल रंध्र धौती। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की धौती, उसमें कपाल रंध्र जिसमें आपको हाथ में पानी लेना होता है, सर पे रखना होता है। तो ये कुछ सटकर्म बताए गए हैं। अब आसन में हम आते हैं, तो इसमें स्वस्तिक आसन, वज्रासन सबसे बेस्ट माना जाता है। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप आफ्टर मील कर सकते हैं, मतलब खाना खाने के बाद करते हैं हम। हमारी बज नाली को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को बढ़ाता है। तो वज्रासन सबसे बेस्ट माना जाता है, सुप्त वज्रासन। फिर त्रिकोणासन, पार्श्व कोणासन, कटि परिवर्तन, अर्ध कटि चक्रासन। अर्ध कटि चक्रासन जनरली हमारे जो साइड फैट कंज्यूम होता है हमारे कमर में, उसको ये हटाता है। ठीक है, फिर पश्चिमोत्तानासन हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और जितना फैट कंज्यूम हमारे एब्डोमिनल पार्ट्स में होता है उसको हटाता है। पूर्व तानासन उसका काउंटर पोज कहलाता है पश्चिमोत्तानासन का, और ये भी आपके पेट पे प्रेशर डालता है। ठीक है, मारीच आसन, पवन मुक्त आसन बेस्ट होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती। भुजंगासन, सलभासन, वक्रासन और पादोत्तान। तो दीज आर सम आसनास विच वी कैन परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राणायाम। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि मैक्सिमम जगह पे कराया जाता है, क्योंकि ये हमारी दोनों नाड़ी मतलब सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ी को रेगुलेट करने का काम करती है। तो नाड़ी शुद्धि जनरली कराया जाता है, और जितने भी हमारे चैनल्स जो ब्लॉक हो चुके हैं नाड़ी शुद्धि के द्वारा वो हट जाते हैं। दूसरा आता है आपका उज्जाई, फिर भस्त्रिका, फिर भ्रामरी। ठीक है, तो भस्त्रिका भ्रामरी आपको एक्टिव एक्टिव प्राणायाम है जो कि आपको एनर्जी बढ़ाएंगे, गर्मी पैदा करेंगे। ठीक है, मुद्रा में आप षण्मुखी मुद्रा कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा स्ट्रेस को कम करने के लिए जनरली बोला गया है। और मेडिटेशन में हम सोहम मेडिटेशन या फिर अजपा जप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दीदी। ओके, रिलैक्सेशन टेक्निक में आपको बताया गया शवासन। और देखिए जनरली ध्यान रखिएगा, जो ओबेसिटी वाले होते हैं उनको हम पावर योग या फिर ऐसे योग देते हैं जिससे स्वेटिंग ज्यादा हो, ये सब। ठीक है, तो शवासन देना जरूरी है। और जो स्ट्रेस जिनके अंदर ज्यादा है, ठीक है, तो जब आप उनको एक्टिविटी वाला आसन देंगे
तो उसके बाद आपको शवासन देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके स्ट्रेस को हमको रिलीव करना पड़ता है। उनको मेंटल स्ट्रेस तो है ही, बॉडी का स्ट्रेस होता है, तो भी हमको शवासन देना होता है। फिर आता है प्राण अनुसंधान। प्राण अनुसंधान मैंने आप लोग को उस दिन बताया था, हमको अपने प्राण पर फोकस करना है शांति के साथ बैठकर। शिथिलीकरण में हम बहुत सारे कोई सी भी टेक्निक दे सकते हैं, और योग निद्रा। तो योग निद्रा में हम अपनी बॉडी पे कॉन्शियसनेस पे ध्यान देते हैं, संकल्प लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। तो ओबेसिटी में बस आपको ये देखना है, उसके कॉजेस क्या क्या है ये, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या क्या देख सकते हैं वो याद रखिएगा बस। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा दीदी, ओबेसिटी के बाद आप डायबिटीज मेलाइटस कर दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए। हेलो मेरा एक क्वेश्चन है जी। कपाल धोती ओबेसिटी को रिड्यूस करने में कपाल धोती कैसे लाभदायक है? देखिए, कपाल धोती मेनली हम क्या करते हैं, कफ को दूर करने का काम करते हैं हम, और स्ट्रेस के लिए जनरली मैंने आप लोग को बताया ना, स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होता है। तो कपाल धोती की प्रोसेस क्या होती है, हम हाथ में पानी रखते हैं और उसको सर में रखते हैं, ठीक है। तो कपाल धोती से हमारा स्ट्रेस या फिर हमारे ब्रेन में जो कफ, तरपक कफ जनरली होता है ब्रेन में, वो दूर होता है, ठीक है। तो ओबेसिटी में उससे रिलीफ मिलता है। आप जनरल देखेंगे ओबेसिटी जिनको होता है, उनका जो फेशियल टेक्सचर, जो फेस का टेक्सचर है, वहां पर भी एडिपोज टिश्यू ज्यादा हो जाता है, चेहरा फूला फूला होता है, आंख थोड़ी फूल फूल जाती है। तो इसके लिए भी कपालभाति हम करते हैं, ठीक है। तो हम एक पर्सपेक्टिव पे ध्यान नहीं देते कि हमारा केवल मोटापा हो रहा है उसका बस ट्रीटमेंट करना है, हमको किस वजह से हो रहा है, कॉज क्या है, और सिम्टम्स उसके क्या क्या, उसके बेस पे हम योगा थेरेपी देते हैं, ठीक है प्रकाश जी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका, हाँ, डायबिटीज मेलाइटस। अब मुझे बीएमआई का फॉर्मूला कोई पूछा था, तो किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेट इन किलोग्राम और मीटर स्क्वायर, जितनी आपकी हाइट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है डेफिनेशन हमारी सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस की। तो डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस दो चीज होती है, ठीक है। मुझे बताइए डायबिटीज इंसिपिडस किससे होता है? हेलो, एनीवे, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में आप लोग को पता है क्या? नहीं, चलिए। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। एडीएच हार्मोन की कमी होने की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हमको हो जाता है, या फिर ज्यादा उसका इम्बैलेंस की वजह से होता है एडीएच के, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, सॉरी, डायबिटीज इंसिपिडस। और इसके बाद बताया गया हमारा नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारे सिलेबस में जो है वो है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो हमको डायबिटीज मेलाइटस पढ़ना, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ हेलो, जी आ रही है। ओके ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम हाई ब्लड शुगर भी कहते हैं या फिर हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जाएंगे होता क्या है। ये क्लिनिकल सिंड्रोम है कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। मतलब कि ज्यादा ही ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिक कंडीशन होती है ड्यू टू एब्सोल्यूट डिफिशियंसी और रिलेटिवली डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो हमको डायबिटीज मेलाइटस होता है, ठीक है। अब बताता है हाइपर ग्लाइसीमिया इज इंक्रीज्ड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। इसमें क्या होता है, हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ पर पाया जाता है वो मुझे बताइए, किस ग्लैंड द्वारा निकलता है और कहाँ पाया जाता है? एक एक करके बताइए। पैनक्रियाज। पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड से कहाँ दीदी आप निकालिए, ठीक है। तो पेनक्रियास से हमारा जो है इंसुलिन निकलता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो इंसुलिन है वो पेनक्रियास, हमारी चूंकि मिक्स्ड ग्लैंड होती है, तो किस पार्ट से निकलता है पेनक्रियास के? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स तो निकलता है। वो बीटा सेल्स किसके अंदर होती हैं?
लैंगरहैंस की एनीवन? द्वीपिकाएं हैं, ऐसा कुछ। जी क्या, फिर से? हिंदी में पता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। जो, हाँ भाई, हमारी जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, उससे हमारी जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है वो मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड मतलब कि वो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। अब मुझे बताइए एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? डक्टलेस। एंडोक्राइन मतलब डक्स क्या? डक्टलेस या फिर डक्ट होना? जो डायरेक्ट सेक्रीशन ब्लड में ही करता है, दैट इज एंडोक्राइन। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारी एंडोक्राइन होती है उसका मतलब होता है उसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, डक्टलेस होते हैं और डायरेक्ट हार्मोन का सिक्रीशन हमारे ब्लड में करते हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है, जहां पर डक्ट पाई जाती है। तो पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। वो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का, उसको हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है, ये पूरे पेनक्रियाज का 1% पार्ट जो है आपका आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, ठीक है। और जो अदर, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है, उसको हम एसिनी कहते हैं, वो 99% होता है। तो ओनली 1% पार्ट जो है वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है। उसमें 3 आपकी सेल्स पाई जाती है, मेनली 4 सेल्स, अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल्स, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इंसुलिन कौन सी सेल से निकलता है? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स। ठीक है, तो बीटा सेल से ये निकलता है। अब देखिए ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ गया, ये क्या करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, बीटा सेल्स में आपका। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया एब्सोल्यूट डिफिशियंसी और नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसके वजह से हमको डायबिटीज मेलाइटस जैसी कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो पहली सेल पाई जाती है जिसका होता है सोमैटोस्टेटिन का, जो रिलीज करती है, जो अल्फा सेल है, वो क्या करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का काम करती है, ठीक है। अब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे ब्लड में, तो उसको कम करने के लिए हमको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। लेकिन इंसुलिन नहीं होता तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता। तो ये पूरा जो है प्रोसेस चलता है, ठीक है। चेंज नहीं होता इसलिए हमको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बताया गया है हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ये है, ठीक है, इट इज अ इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। अब बताया गया है डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन इज एन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन। बहुत कम इंसुलिन हो जाता है तो हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। अब कुछ नॉर्मल वैल्यूज बताई गई हैं कि कितनी वैल्यूज जो होती है ग्लूकोज लेवल होती है। तो बताया गया हमारी फास्टिंग शुगर, जिसको हम शुगर की प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलती है, फास्टिंग के टाइम पे कितनी होती है, ये 60 to 90 mg पर डीएल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? हेलो, आ रही है। हेलो, हाँ बीच में चली गई थी 2 मिनट के लिए, ओके ओके 2 सेकंड के लिए। ओके अब आ रही है, अब आ रही ओके है। ओके, ठीक है। इसमें सबसे पहले बताया गया कि हमारा ग्लूकोज का लेवल कितना है, ठीक है। तो देखिए जब हम फास्टिंग शुगर, मतलब कि जब हम फास्टिंग के टाइम पर रहते हैं तो शुगर का लेवल कितना होता है बताया गया, तो 60 to 90 mg पर डेसी लीटर, ठीक है। डीएल मतलब होता है डेसी लीटर, मिलीग्राम पर डेसी लीटर पाया जाता है, ठीक है। अब जब हम पोस्ट प्रेडियल, ठीक है, पोस्ट प्रेडियल ग्लूकोज जो है वो आपका बताया गया 90 to 120 mg पाया जाता है। फिर होता है रैंडम ग्लूकोज, जो हम रैंडम ग्लूकोज मापते हैं तो 125 to 150 होता है। तो इतना आपका होना ही चाहिए, अगर इससे कम हुआ या ज्यादा हुआ, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। पोस्ट प्रेडियल मतलब क्या होता है, पोस्ट प्रेडियल मतलब जनरली होता है ड्यूरिंग और रिलेटिंग टू पीरियड आफ्टर डिनर या फिर लंच। तो डिनर के बाद या फिर लंच के बाद जो पीरियड होता है उसको हम पोस्ट प्रेडियल कहते हैं। तो फास्टिंग के टाइम पे मतलब कि हम जब कुछ नहीं ले रहे हैं तो 60 to 90 mg पर डीएल होना चाहिए। खाना खाने के बाद या लंच के बाद हमारा 90 to 120 mg पर डीएल होना चाहिए। और रैंडम ग्लूकोज जो अगर हम देखते हैं तो वो 125 to 150 mg पर डीएल होना चाहिए, ठीक है। तो
अगर इस कंडीशन से ज्यादा या ज्यादा होता है तो हम जो है डायबिटिक पेशेंट कहलाते हैं। इससे ज्यादा की मात्रा जो है नहीं होनी चाहिए, बताया गया। ठीक है, तो 150 तक भी फिर भी नॉर्मल माना जाता है। 160 के ऊपर या फिर 190 तक की कंडीशन जो है वो आपके डायबिटिक के फर्स्ट स्टेज में आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। इसी में बताया है, ठीक है, इसमें हाँ, इसमें बताया गया है ग्लूकोहीमोग्लोबिन मतलब GHB टेल्स एवरेज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज ओवर द पास्ट 2-3 मंथ्स। ठीक है, ये कितना चलती है? 2-3 मंथ तक चलती है। नॉर्मल वैल्यू 4 to 5 होती है। ये अब आपका नीचे थोड़ा डीप में है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इसको पढ़ लीजिए, प्रिविलेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, तो प्रिविलेंस ऑफ डिसीज मतलब कि ये कितना ज्यादा है, जिसमें बताया गया द इंसिडेंट ऑफ डायबिटीज इन इंक्रीजिंग मतलब कि डायबिटीज जो है पर डे बढ़ता जा रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 415 मिलियन पीपल हैड डायबिटीज इन 2015। मतलब आप सोचिए 2015 में वर्ल्ड का रेशियो निकाला गया तो 415 मिलियन लोग जो है वो डायबिटिक पाए गए। एंड दिस फिगर एक्सपेक्टेड टू रीच इन 642 मिलियन इन 2040। तो मतलब मान लीजिए कि ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, हमको इसको कम करना है। हम इसको कम कैसे करेंगे? तो एज अ योगा थेरेपिस्ट हमको कुछ ना कुछ इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। ठीक है, जनरली तो मैं इसका क्लासिफिकेशन बता देती हूँ आपको। इसमें देखिए टाइप 1 टाइप 2 डाइट दिया है। मैं आपको एक बार क्लासिफिकेशन शुरू से बताती हूँ, इसमें नहीं लिखा है मैंने, बट याद रखिएगा आप लोग। देखिए जो हमारा डायबिटीज है वो 2 टाइप से डिवाइडेड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी के अंतर्गत जो है आपका टाइप 1 और टाइप 2 आते हैं। टाइप 1 को हम जुवेनाइल कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटिक कहते हैं टाइप 1 को। ठीक है, जो सेकेंडरी डायबिटीज आती है उसमें 3-4 अलग अलग आती है, जैसे कि पेनक्रिएटिक डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया आपका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जब होती है या फिर गैस्ट्रेशनल डिसऑर्डर जब होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। हमको पढ़ना है प्राइमरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 आते हैं। अब टाइप 1 क्या होता है? देयर इज एन एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की और रिक्वायर्स एन इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें हमको इंसुलिन का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ थेरेपी दी जाती है। ठीक है, जिसका मतलब है आईडीडीएम। आईडीडीएम का फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये याद रखिएगा, आईडीडीएम मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसपे हमको इंसुलिन देना ही देना पड़ता है, बिना इंसुलिन दिए काम नहीं चलता। तो आप लोग देखते होंगे कि इंसुलिन का इंजेक्शन जनरली आता है, लोग लेके घूमते हैं, और उसको कहाँ लगाया जाता है? जहां पर फैट ज्यादा होता है। ठीक है, पेट में जनरली इसका इंजेक्शन लिया जाता है, बहुत से लोग पेट में लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 1 होता है और ये थोड़ा डेंजर होता है, इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। अब आता है हमारा सेकेंडरी मतलब टाइप 2। टाइप 2 में बताया है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज मेंटेन्ड। इसमें सिक्रीशन जो होता है वो नॉर्मल रहता है। लेवल ऑफ इंसुलिन इज ऑफन हायर देन द पीपल हु आर नॉट डायबिटिक। ठीक है, मतलब कि हायर होता है जो डायबिटिक नहीं है। दिस इज एन इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस बना रहता है एंड इट कैन बी ट्रीटेड विदाउट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको हम बिना थेरेपी के भी ट्रीट कर सकते हैं। But 20% of this type patient ultimately develop insulin deficiency. बहुत से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, और उनको क्या कराना पड़ता है? IRT। तो IRT का फुल फॉर्म होता है इंसुलिन रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। IDDM मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, मतलब हमको इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, और इंसुलिन रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट कराना पड़ता है आपको टाइप 2 में, IRT। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट पेज दीदी। अब इसमें अदर टाइप जो मैंने आपको सेकेंडरी में बताया था। ठीक है, अदर टाइप में कौन कौन से आते हैं? जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ इंसुलिन एक्शन, पेनक्रियाटिक डिसीज इसके वजह से भी होता है, एक्सेस ऑफ एंडोजेनस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनल एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। ठीक है, ड्रग इंड्यूस करते हैं तो भी होता है, और जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से भी होता है। दूसरा होता है गेस्टाशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जनरली हमको देखने को मिलता है।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है कॉजेस फॉर डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, तो कॉज क्या क्या है वो हमें पढ़ना है। जो पहला तो जेनेटिक कॉज होता है, जनरली देखा जाता है कि पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी आता है वो। ठीक है, इन्वायरमेंटल भी होता है, एज के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको एज के अकॉर्डिंग बताऊंगी, अलग अलग दो होते हैं, आगे आएगा। फिर होता है हमारे ओबिसिटी की वजह से, मैंने आपको बताया ओबिसिटी की वजह से बहुत सारे डिसीजेज होती है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटिस एक डिसीज है जो ओबिसिटी की वजह से होती है। फिर अंडर एक्टिविटी, हम वर्क नहीं करते हैं ज्यादा, तो अंडर एक्टिविटी की वजह से भी ये होता है। स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉज है, इसलिए मेडिटेशन हमको हमेशा करने को बोला जाता है। अब आता है क्लासिकल फीचर्स, इसमें हमको बताएगा कि किस वाले में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2, इनका एज ऑनसेट बताया गया, मतलब कि कब ये होता है। ठीक है, क्या बताया गया, टाइप 1 जो होता है जो 40 साल से ज्यादा होते हैं या 40 साल से कम वाले, ठीक है, या 40 या फिर 40 से कम वालों को होता है टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 किनको होता है, जो मोर देन 50 ईयर्स के होते हैं उनको टाइप 2 होता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट बताया, वीक्स में होता है। ठीक है, मतलब कि कब कब ये आएगा। ठीक है, तो कभी कभी वीक्स में, मतलब इसका पेन हो गया या कुछ दर्द होता है, तो वीकली जिनको होता है वो टाइप 1। मैंने आप लोग को बता दिया था टाइप 1 जो है डेंजरस थोड़ा होता है। ठीक है, एक उसमें। अब इसे बताया गया टाइप 2 में बताया गया कि ये मंथ्स में आता है। ठीक है, मंथ्स में आपको थोड़ा बहुत पेन होने स्टार्ट होगा। फिर बॉडी वेट क्या होगा टाइप 1 में, नॉर्मल रहता है और लो होता है। ओबेस, जो जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी उनको टाइप 2 होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये 40 से कम वाले हैं, इनका वेट सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन इनको फिर भी डायबिटीज रहता है। ठीक है, और जो टाइप 2 जो 50 से ऊपर वाले, ये थोड़ा ओबेस होंगे। नेक्स्ट पेज। इसे बताया गया है कीटोन्यूरिया, ये एक तरीके का एलिमेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इसमें, और जो आपका टाइप 2 इसमें प्रेजेंट नहीं होता। विदाउट इंसुलिन, अगर इंसुलिन नहीं दी जाए आपके टाइप 1 वालों को तो उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, और टाइप 2 वालों की डेथ नहीं होती जनरली, मतलब वो रह सकते, सर्वाइव कर सकते हैं। फिर बताया गया ऑटो एंटीबॉडीज जो होती है इसमें पॉजिटिव होती हैं, बनती हैं, उसमें नेगेटिव होती है। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते इसमें कोई भी, उसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं 25%। फैमिली हिस्ट्री अनकॉमन, ठीक है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से ही हो टाइप 1, लेकिन जो टाइप 2 है वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है। ठीक है, फिर अदर ऑटो इम्यून डिसीज इसमें कॉमन रहती है, मतलब कि ये डिसीजेस की वजह से होता है। तो जो टाइप 1 है वो जनरली दूसरी डिसीज की वजह से हो गया, और जो टाइप 2 है वो जेनेटिकली ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है इसके क्लासिकल फीचर्स। नेक्स्ट स्लाइड। अब बताया गया है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, तो हमको इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमको इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स में आता है आपका पॉलीयूरिया पहला। ठीक है, इसका कुछ सिम्टम्स है, एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ओके, अब आपका आता है इसमें जनरली सिम्टम्स से पहले आता है पॉलीयूरिया। ठीक है, तो पॉलीयूरिया मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ही जो है आपको यूरिनेशन होने लगता है, उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगना। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना, पॉलीडिप्सिया मतलब हो गया बहुत ज्यादा आपको प्यास लगना। ठीक है, फिर आता है आपका पॉलीफेजिया, मतलब आपको भयंकर मतलब दर्द जैसी कंडीशन होगी। ठीक है, डर लगेगा आपको, तो वो होता है आपका पॉलीफेजिया। फिर आता है वेट लॉस होगा, इसमें आपका वीकनेस आएगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, लेग में क्रैम्प्स मतलब पैरों में दर्द होगा, ब्लड विजन हो जाएगा और एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिम्टम्स इसमें बताए गए हैं। अब इसमें बताया गया नेक्स्ट हमारे साइन क्या क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने आपको पॉलीफेजिया बताया था ना, पॉलीफेजिया मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना, तो पॉलीयूरिया मतलब हो गया बहुत ज्यादा यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया मतलब हो गया बहुत ज्यादा आपका क्या बताया था मैंने, प्यास लगना, और पॉलीफेजिया मतलब बहुत ज्यादा भूख लगना। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको मैंने बताई थी। अब वेट लॉस, ऐसे भूख लगेगी, खाना भी व्यक्ति खूब खाएगा, लेकिन उसका वेट लॉस जो है वो होता रहेगा। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट बताया आपका साइन, तो डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। पानी ज्यादा प्यास लगेगी, लेकिन पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन, जैसा आप पानी पीते रहोगे लेकिन डिहाइड्रेशन आपको फील होगा। क्यों डिहाइड्रेशन फील होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। यूरिनेशन के लिए ज्यादा जाओगे तो पानी भी ज्यादा प्यास लगेगी और डिहाइड्रेशन होगा। हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होगा। क्यों हाइपोटेंशन होगा? यूरिनेशन जब हम रोक के रखते हैं, ठीक है, जब हम यूरिनेशन के लिए नहीं जाते तो हाइपरटेंशन या हाई बीपी की कंडीशन होती है। लेकिन ज्यादा ही यूरिनेशन होगा, ज्यादा पानी पिएंगे तो टेंशन जो है वो हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मतलब कि जो आपके एंडिंग्स है, हाथ की एंडिंग, जैसे उंगलियां हो गई, पैर की उंगलियां हो गई, ये ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। फिर टैकीकार्डिया, ठीक है, ये मतलब कि आपके कार्डियक में प्रॉब्लम होती है, आपके जो हार्ट है उसमें आपको टाइटनेस लगने लगती, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैकीकार्डिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका एयर हंगर, ठीक है। तो इसमें जब आपका टैकीकार्डिया होता है तो टाइटनेस लगती है आपको, और आपके दिल की धड़कन जो है मतलब वो तेज तेज धड़कने लगता है, ठीक है। तेज दिल की धड़कन या फिर हार्ट रेट जो है आपकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एयर हंगर, स्मेल ऑफ एसीटोन, फिर हाइपोथर्मिया, डेलिरियम, ड्राउजीनेस, कोमा, स्लो हीलिंग वाउंड्स, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सब जो है इनके साइन हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन बताए गए हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, और फिर कंफर्मेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, रैंडम ग्लूकोज और 2 आवर आफ्टर द 75 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। पहला तो हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, दूसरा हम यूरिन टेस्ट कराते हैं जिसमें हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मतलब कि कीटोन बॉडी जो मैंने आपको बताया था, जो कि आपके टाइप 1 में होती है, ठीक है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो कीटोन बॉडी को निकालता है, देखता है कि वो है कि नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं है। तो कीटोन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो वो टाइप 1 डायबिटीज कहलाता है, ठीक है। फिर बताता है कलर चेंजेस कंफर्म लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। अब अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर कलर होगा, ठीक है। अगर वहां पर ब्लू कलर आता है तो शुगर नहीं है आपको, ठीक है। ग्रीन कलर आता है तो प्लस मतलब थोड़ा सा, येलो आता है तो डबल प्लस, ऑरेंज में ट्रिपल, और ब्रिक रेड मतलब कि 4 होगा आपका, 4 प्लस वहां पर पाए जाएंगे, मतलब कि कीटोन बॉडी ज्यादा ही प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ग्लाई एचबी टेस्ट होता है, अगर आपका यूरिन का लेवल चेक किया जाता है 7.5 से पीएच उसका ज्यादा हो गया, या फिर एचबी आपका हीमोग्लोबिन, तो ये आपका कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन बताए गए, ठीक है। नेक्स्ट। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस में क्या बताया गया है, एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया। हमको पहले हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना है, फिर कंट्रोल करना है मेटाबॉलिक चेंजेस को, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन को, और इम्प्रूव करना है हमको लाइफस्टाइल को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसका यौगिक मैनेजमेंट बताया गया है ना। यौगिक मैनेजमेंट क्या है, एडवोकेट प्रिंसिपल फॉर लाइफस्टाइल थ्रू यम और नियम। तो पहले तो यम और नियम करने को बोला गया है, ठीक है। दूसरा बताया चेंज इन लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट। अब कुछ बॉडी प्यूरिफिकेटरी मेथड बताए गए हैं, जिसमें आपका संख प्रक्षालन बताया गया है, ठीक है। संख प्रक्षालन आपकी बॉडी प्यूरिफिकेटरी मेथड के लिए बताया। और जो टाइप 2 वाले हैं, ठीक है, जिनको ओबेसिटी ज्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रक्षालन उनके लिए है, या तो आप क्या कराएंगे, कपालभाति कराएंगे, ठीक है। अब इसमें आसन की प्रैक्टिस बताई गई है, तो हमको हमेशा अकॉर्डिंग टू एज ही करना चाहिए आसन। तो इसमें बताया गया आपका स्वस्तिक आसन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, त्रिकोण, पर्वतासन, पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, जानुमरीच आसन, भारद्वाज आसन, अर्ध मशीन आसन सबसे बेस्ट माना जाता है आपके डायबिटीज के लिए, ठीक है। फिर आपका वक्रासन, पार्श और पैर मुक्त आसन, ठीक है। प्राणायाम में आपके आते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, आप इसको कुंभक के साथ करेंगे तो बेस्ट रहेगा, 10 राउंड आप कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंटिव भी होता है, सबसे बेटर क्यूरेटिव भी होता है, प्रमोटिव भी होता है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। उज्जाई, भस्त्रिका और भ्रामरी, तो ये बताया गया। भ्रामरी क्यों करते हैं, हम स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। तो भ्रामरी हम स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मुद्रा बताई गई है, तो इसमें आपकी महामुद्रा है, ठीक है। महामुद्रा
तब करना है जब बॉर्डर डायबिटिक है आप, ठीक है। आप अभी देख रहे होंगे, जो लोग इंस्टाग्राम देखते होंगे, तो बॉर्डर लाइन डायबिटिक जो भारती थी, जो कॉमेडियन है, वो आती है ना, तो उनको अब उनको प्रेगनेंसी के लिए उनको अपना वेट कम करना है, उनको वो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है, तो उन्होंने अपना वेट कम किया, ठीक है, उनको ओबेसिटी की वजह से हो गया था, तो उन्होंने अपना वेट कम किया अभी। अब आता है उद्यान बंद हम कर सकते हैं डायबिटिक के लिए, फिर षण्मुखी मुद्रा अगर जरूरत हो तभी हम कर सकते हैं, ठीक है, इफ नीडेड। मेडिकेशन टेक्निक में आपको सोहम और भ्रामरी बताया गया है, ठीक है। मेनली क्या बताया गया, जो हमारी चित्तवृत्तिज होती है, जो हमारे स्ट्रेस होते हैं, वही मेन कारण होते हैं हमारे सभी तरीके के डिसऑर्डर्स का, ठीक है। तो इसलिए हमको सोहम मेडिटेशन, भ्रामरी या फिर ऑब्जेक्ट को देख के हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को जैसे कि आप उगता हुआ सूरज पे ध्यान कर सकते हैं, पीसफुल सीन का ध्यान कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेस है तो। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक में आप शवासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आपका आता है रेटिनोपैथी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपको रेटिनोपैथी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू सॉर्बिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉर्बिटल फॉर्मेशन कुछ कुछ चीजें हैं, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग को पढ़ना चाहिए, बस मैं इसका टॉपिक बता देती हूँ। तो कॉम्प्लिकेशन में रेटिनोपैथी है, दूसरा है न्यूरोपैथी, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए। फिर इसमें जब मेरे न्यूरोपैथी में ये देखा गया है कि पेन होता है, नंबनेस होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है एक्सट्रीमिटीज में, ये आप कॉम्प्लिकेशन मतलब उसके साथ साथ ये चीजें आती है आपको, ठीक है। फिर आपका आता है नेफ्रोपैथी, नेफ्रो हमारे जो है किडनी से रिलेटेड होता है, तो इसमें डैमेज ऑफ द किडनी होता है और एसोसिएटेड कैपिलरीज। फिर एंजियोपैथी होती है, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर ब्लड सेल्स को जो है ये डैमेज कर देती है, ठीक है। अब आता है हमारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बस इतना ही है। हाइपरटेंशन मैंने आप लोग को कल पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट दीदी जो लास्ट वाला था हमारा, वो ओपन कर दीजिए आप, थायराइड का। स्पीड में तो नहीं हो रहा, आप लोग को समझ में तो आ रहा है, मुझे लग रहा है स्पीड ना हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो। हेलो, हेलो, आवाज तो आ रही है ना मेरी आप सभी तक? आ रही है जी मीनाक्षी जी आ रही है। अच्छा, तो स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? चलिए ठीक है, आप लोग नहीं बोल रहे स्पीड हो रहा है, तो फिर मैं इसी स्पीड के साथ पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाइपर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो मुझे बताइए आप सभी लोग कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? गले में। गले में, नेक में पाई जाती है, ठीक है। वहां पर और कौन सी ग्लैंड पाई जाती है साथ में? पैराथायराइड। पैराथायराइड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। थायराइड और पैराथायराइड। अब मुझे बताइए जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ से सिक्रीट होती है? तो सॉरी, जो थायराइड ग्लैंड है उसको रूल करने वाला कौन सा पार्ट है पिट्यूटरी का? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट? एंटीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी, वेरी गुड, ठीक है। और पिट्यूटरी को गाइड करने वाला ब्रेन का कौन सा पार्ट है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाँ। तो पिट्यूटरी जो है वो मास्टर कहलाती है सारी ग्लैंड्स की, और हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहलाता है, ठीक है। मतलब वो पिट्यूटरी का भी मास्टर दादाजी है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे थायराइड डिसीज। तो ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है, आपको समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा बना के भेज दूंगी, ठीक है। इसमें ये है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, देयर इज टू टर्म ऑफ थायराइड डिसीज, ठीक है। ये सुपर मास्टर ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, वेरी गुड। आगे से बताया गया देयर आर टू टर्म फॉर थायराइड डिसीज। पहला होता है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयड क्या होता है, जिसको हम थायरोटॉक्सियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस, इसमें क्या बताया गया है, इन दिस कंडीशन द ग्लैंड सीक्रेट एक्सेस हार्मोन, ठीक है। इससे क्या होता है, एक्सेस हार्मोन जो है निकलता है। मोर कॉमन इन वुमेन, ये बहुत ज्यादा रेशियो वुमेन में पाया जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, देन मैन। इसका रेशियो 8:1 पाया जाता है, मतलब वुमेन में अगर 8 है तो मैन में 1 होगा। whose ages in 30 to 50 की एज में ये पाया जाता है।
फिर बताया गया थायरोटॉक्सिक इंडिविजुअल बिकम्स थिन, इसमें क्या बताया गया, इसी का ही दूसरा नाम है, ठीक है, हाइपरथायरॉइड का दूसरा नाम क्या है, थायरोटॉक्सिक। इसमें क्या बताया गया, जो थायरोटॉक्सिक इंडिविजुअल जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो थिन होता है, ठीक है, मतलब कि पतला होगा, ठीक, ट्रेमोरलेस होगा, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन, एंसियस चिंता बहुत होगी उसके अंदर, और हिस्टेरिकल होगा, ठीक है, मतलब कि उसको चीजें जो है सही समझ में नहीं आएंगी। बिकॉज द मेटाबॉलिज्म इज रेज्ड, इसमें क्या होता है, हाइपरथायराइड की कंडीशन में मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो ज्यादा होता है। दे एक्सपीरियंस रैपिड हार्ट रेट, इनको रैपिड हार्ट रेट होती है, पल्पिटेशन, रैपिड सोलो रेस्पिरेशन होता है इसमें, ठीक है, फ्रीक्वेंट बाउल मोशन पाया जाता है, मतलब जो भी एक्टिव चीजें हैं, आप हमेशा देखिएगा हाइपरथायराइड मतलब आपका सूर्यभेदी प्राणायाम, ठीक है, और हाइपोथायराइड मतलब आपका चंद्रभेदी प्राणायाम, तो जो भी चीजें एक्टिव होंगी वो हाइपरथायराइड के अंतर्गत आएंगी, बस इसमें वेट आपका जो है वो कम होगा, ये याद रखिएगा। इसमें डायरिया, डायरिया का क्या होता है, अतिसार, ज्यादा ही वो निकलना। फिर होता है फ्लशिंग, हीट इंटॉलरेंस, ठीक है, हम ज्यादा ही गर्मी को नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद होता है स्वेटिंग, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है इसकी वजह से, ठीक है, एंड सम टाइम बल्जिंग ऑफ द आईज, आईज में बल्जिंग हो जाती है, मतलब बड़ी बड़ी आईज दिखेंगी आप लोगों को। सच पीपल सफर द पैराडॉक्सियल सिचुएशन, ठीक है, इन विच दे फील फटिग। पैराडॉक्सियल सिचुएशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा थकान लगेगी, ज्यादा काम नहीं करेंगे लेकिन थकान लगेगी। कभी कभी क्या होता है, इन लोगों को मतलब मन करता है कि कुछ ज्यादा ही काम कर लेंगे, ऐसा लगेगा इतना एनर्जी है कि मैं सब काम कर लूंगा, काम कर लेंगे ज्यादा और फटीग महसूस होगा, और ये रेस्टलेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, इनके अंदर लैक ऑफ एनर्जी पाई जाती है क्योंकि ज्यादा ही काम कर लेते हैं। एंड येट आर कंपेल्ड टू मूव अबाउट, टॉक एंड टू डू थिंग, इसमें क्या करते हैं, ज्यादा ही टॉकेटिव या ज्यादा चीजों को करने की कोशिश करते हैं। दे आर कंस्टेंटली रेस्टलेस एंड फिक्टेड एंड दे आर द स्लाइटेस्ट रिमार्क मे सेट ऑफ एन इनकॉर्पोरेटली एंग्री रिस्पॉन्स, हमेशा चीजों के लिए ये एंग्री रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इनका मेडिकल मैनेजमेंट क्या बताया गया है, ऑफ दिस कंडीशन इंक्लूड ड्रग्स, ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, ऐसी कंडीशन जिसमें हमको ड्रग्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि कार्बिमोजोल, ये कुछ ड्रग्स है, और सर्जरी का हमको इसमें उपयोग करना पड़ता है हाइपर टेंशन में, ठीक है। दूसरा आता है आपका हाइपरथायराइड में, दूसरा आता है आपका हाइपोथायराइड। इसमें क्या होता है, दिस कंडीशन इज एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम थायरोटॉक्सिसोसिस, ठीक है, मतलब कि ये दूसरी है, वो दूसरी है, ये एकदम उसके अपोजिट काम करती है। ये क्या करती है, इनसफिशिएंट हार्मोन सिक्रेशन होता है और कंप्लीट एब्सेंस होता है, ठीक है, मतलब कि इसका हार्मोन का सिक्रेशन ही नहीं होगा या फिर कम होगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन, T3 और T4, मैं भी आप लोग को आगे पढ़ाऊंगी इसका। अब बताया गया नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज दीदी। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है, पहला होता है मैक्सोडेमा, दूसरा होता है क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, जो मैक्सोडेमा होता है वो एडल्ट में पाया जाता है, और जो क्रेटिनिज्म होता है वो जनरली बर्थ के टाइम पे पाया जाता है बच्चों में, ठीक है। तो इनको थायराइड की डिसीज होती है, वो कौन सी डिसीज होती है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो कुछ जो हैवी बच्चे पैदा होते हैं आप देखे होंगे, तो बहुत ज्यादा हैवी बच्चे होते हैं, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है, उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। अब इसके कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। The symptoms of hypothyroidism are those of decreased metabolism. जस्ट अपोजिट होता है हाइपरथायराइडिज्म का, ठीक है। तो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म विद द स्लोइंग ऑफ मेंस्ट्रुअल, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। अब देखिए उसमें आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। स्लोइंग ऑफ मूवमेंट, टायर्डनेस, वेग मसल्स, पेन, स्टिफनेस, हॉरेसनेस, वेट गेन, इसमें आपका वेट गेन होगा, ठीक है, उसमें आपका वेट लॉस होता है। हाइपोथायराइडिज्म जनरली हम समझते हैं कि वेट हमारा कम होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है अपने टर्मिनोलॉजी के। हाइपो मतलब होगा आपका वेट गेन होना, ठीक है। डिस्पाइट पुअर एपिटाइट, कम भूख लगेगी इसमें। ड्राई स्किन होगी, हेयर भी ड्राई होंगे। इसमें डिसऑर्डर मेंस्ट्रुअल होगा, मतलब कि आपको एमोनेरिया हो सकता है या फिर डिस्मोनेरिया, मतलब कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। फिर फॉरगेटफुलनेस होती है, भूलते हैं आप चीजों को जल्दी हाइपोथायराइडिज्म में। द ऑनसेट ऑफ दिस डिसीज इज ग्रेजुअल,
एंड ऑफन मिस्टेकन फॉर एजिंग अलोन, ठीक है, मतलब कि एज के साथ जो है ऑनसेट इसका बढ़ता रहता है। इसमें बताया गया है डलनेस आती है आपको, अपैथी कैन शो मार्क्स दैट द पर्सन डज नॉट केयर फॉर हरसेल्फ, व्यक्ति जो है इतना ज्यादा लेजी फील करता है कि उसको अपने बारे में भी चिंता नहीं होती, ठीक है, अपने बारे में वो सोचता ही नहीं है, ठीक है, उनको ये भी नहीं चाहिए कि हमको कोई कोई ट्रीटमेंट दे दे, ठीक है, किसी तरीके का ट्रीटमेंट वो नहीं चाहते। हैविंग टू बी परस्यूड बाय द फैमिली एंड फ्रेंड टू सीक मेडिकल असिस्टेंस, ये क्या इनको चाहिए कि मैं खुद से कुछ ना करूं, मुझे जो है मिल जाए ट्रीटमेंट किसी के द्वारा, फैमिली के द्वारा या फ्रेंड के द्वारा, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट, मेरे को कुछ ना करना पड़े, इतना ज्यादा ये नॉर्मल रहते हैं। अब इसका यौगिक व्यू बताया गया है। सो द थायराइड इज रिलेटेड टू विशुद्धि चक्र, ठीक है, अगर हम यौगिक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हमारा विशुद्धि चक्र जो कि हमारे नेक में होता है उससे रिलेटेड होता है। द साइकिक सेंटर विच प्यूरिफाइज द पॉइजन ऑफ द बॉडी, ये साइकिक सेंटर है जो विष को दूर करने का काम करता है, ठीक है, और प्यूरिफाइज करता है हमारी पूरी बॉडी को। अब इसका यौगिक मैनेजमेंट बताया गया, सबसे बेस्ट जो है वो है सर्वांग आसन, जिसको हम शोल्डर स्टैंड कहते हैं, इज द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड आसन फॉर द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सर्वांग आसन में क्या होता है, हमें ये एक इन्वर्टेड पोस्चर है, हम इसमें अपने चिन को अपने चेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, थायराइड पैराथायराइड। आफ्टर सर्वांगासना वी शुड परफॉर्म मत्स्यासन, ठीक है, इसका काउंटर पोज है। एंड फ्रॉम सर्वांगासना वी कैन प्रैक्टिस हलासना, फिर पाशिनी मुद्रा एंड पद्म सर्वांगासना, ठीक है, तो ये बताइए कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं उसी पोजीशन में रहकर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसमें अदर इफेक्टिव आसनास बताए गए, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका सूर्य नमस्कार, ठीक है, तो सूर्य नमस्कार में आपके टोटल कितने आसन होते हैं, मुझे बताइए, सूर्य नमस्कार में कितने आसन पाए जाते हैं। 7 आसन, ठीक है। मोस्टली जितने आसन होते हैं वो हमारे विशुद्धि चक्र पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, मोस्टली जितने भी आसन है, तो इसलिए हमको सूर्य नमस्कार करना चाहिए क्योंकि वो हमारे विशुद्धि चक्र पर ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। फिर पवन मुक्त आसन हो गया विथ नेक एंड हेड एक्सरसाइज, पवन मुक्त आसन करना है आपको, नेक एक्सरसाइज करना है, हेड एक्सरसाइज करना है। फिर आपकी योग मुद्रा, सुप्त वज्रासन एंड ऑल बैक बेंडिंग आसनास, बैक बेंडिंग आसन आप जितना करेंगे तो आपका चेस्ट भी एक्सपेंड होगा, आपके गले की मसल्स, जो आपके गले के पास वाली मसल और जो जितने भी ऑर्गन्स है वो स्ट्रेच होंगे पीछे की ओर, तो बैकवर्ड बेंडिंग आसनास अच्छे होते हैं, ठीक है। ग्रीवासना मतलब कि आपके नेक रिलेटेड जितने भी है, और सिंह गर्जनासन जो है इसमें सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप डायबिटिक है तो आपको ये मत्स्येंद्र आसन, और अगर आपको थायराइड है तो आपको सिंह गर्जनासन करने को बोला जाता है, दोनों बेस्ट माना जाता है, ठीक है। पवन मुक्त आसन है, बहुत पावरफुल होता है किस स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, अगर आपका थायराइड एकदम इनिशियल स्टेज में, या फिर जिनको ओबेसिटी की वजह से है जो सर्वांग आसन नहीं कर सकते उनको हम पवन मुक्त आसन दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है प्राणायाम। प्राणायाम में आप उज्जाई कराएंगे, क्यों उज्जाई कराना चाहिए, एनीवन प्लीज बताइए, उज्जाई क्यों कराना चाहिए हमें। गले में है ना। हाँ, तो गले में है तो और भी प्राणायाम करा सकते हैं, पर उज्जाई ही क्यों करा रहे हैं। गले में वाइब्रेशन होती है उज्जाई प्राणायाम से। जी, ठीक है, तो जब हम उज्जाई करते हैं तो हमारे गले में वाइब्रेशन होता है और जो भी हम सांस लेते हैं वो पूरा घर्षण करते हुए नीचे तक जाता है, ठीक है, इसलिए हमको उज्जाई करना चाहिए। फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए, यूजफुल होता है रीबैलेंसिंग मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी कंडीशन में हमको पता नहीं है कि उसको हाइपर है या हाइपो है, मतलब कंडीशन कंफ्यूज वाली है और या फिर दोनों के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, नाड़ी शुद्धि देंगे, ठीक है। अगर किसी को हाइपरथायरिज्म है मतलब कि सूर्य भेदी, तो हम उसको कौन सा देंगे, चंद्र भेदी प्राणायाम देंगे, और हाइपोथायरिज्म वाले को सूर्य भेदी प्राणायाम देंगे। लेकिन जो नाड़ी शुद्धि है वो दोनों की कंडीशन में काम करता है, इसलिए हम उनको नाड़ी शुद्धि देते हैं, ठीक है, ये दोनों पे इफेक्ट करता है, ईड़ा और पिंगला दोनों पे। फिर शीतली और शीतकारी आता है उनके लिए जिनका हाइपरथायरिज्म है, मतलब कि हमको जिनका थायराइड कम करना है, तो उनको हम क्या देंगे, शीतली और शीतकारी देंगे, ठीक है। ये क्या करता है, कूल करता है और ओवर एक्टिव हाइपर मेटाबॉलिज्म को कम करता है, ठीक है। भस्त्रिका किनको देंगे, जिनको हाइपरथायराइड है, बिकॉज इट्स अ हेल्दी इफेक्ट, इसका एक हेल्दी इफेक्ट है। फिर जालंधर बंद के साथ देंगे, क्यों, क्योंकि जालंधर बंद हम गले में लगाते हैं विशुद्धि चक्र के पास, इसलिए जितने भी प्राणायाम दे जनरली तो हम बंद के साथ दे उन्हें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक है। नेक्स्ट स्लाइड एक बार कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए
इसमें क्या बताया गया है आपका, हमारा ये कॉन्सेप्ट आप लोग को शायद पता हो या ना पता हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया गया है किस कंडीशन की वजह से ये होता है। जनरली हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो टीआरएच का सिक्रीशन करता है। टीआरएच क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए कोई भी, टीआरएच का फुल फॉर्म। ट्राईआइडोथायराइड नहीं, T4 होगा। थायराइड, टीआरएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि थायराइड से हार्मोन निकले, उसके लिए ये टीआरएच को जो है भेजता है पिट्यूटरी में, ठीक है। सबसे पहले पिट्यूटरी में भेजा, अब पिट्यूटरी क्या करता है, वहां से टीएसएच को स्टिमुलेट करता है। तो जब टीएसएच का लेवल बढ़ता है तो T3 T4 का लेवल कम होता है। मान लीजिए पिट्यूटरी टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जब पिट्यूटरी टीएसएच का लेवल बढ़ाती है तो T3 T4 कम होता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। आया समझ में, टीएसएच बढ़ेगा, ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच बढ़ता है और T3 T4 कम होता है, तो T3 T4 का कम होना हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म क्या कहता है, T3 T4 का ज्यादा होना। हाइपोथायराइड की कंडीशन में टीएसएच कम होता है, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा, तो T3 T4 जो है आपके थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। तीनों हार्मोन अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं। टीआरएच निकलता है हाइपोथैलेमस से, टीएसएच निकलता है पिट्यूटरी से, और फिर उसका T3 T4 जो है आपका, T3 T4 होता है आपका ट्राइआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, ठीक है। ये कहां से निकलते हैं, आपके थायराइड से। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले वही लिखा है कि जो थायराइड डिसऑर्डर वो एंडोक्राइनल ऑर्गन है हमारा, सिचुएटेड होता है हमारे नेक में, ठीक है। साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर और फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये क्या सिक्रीट करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड T3 को और T4 को सिक्रीट करता है, और कैल्सिटोनिन, ठीक है। T3 का फुल फॉर्म है ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 होता है थायरॉक्सिन। जी बस मैं कंप्लीट कर रही हूँ पूजा जी, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद नहीं है। और कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। इसके फंक्शन बताए गए हैं। क्या करता है थायराइड ग्लैंड, मेंटेन करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बीएमआर हमारा, ठीक है। हार्ट का रेगुलेट करता है, ग्रोथ रेगुलेशन करता है, मेंटल डेवलपमेंट करता है, सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन और होम्योस्टेसिस करता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड मानी जाती है। अब मैंने जो आपको थ्योरी में पहले और दूसरे पेज में लिखा है उसी को मैंने यहाँ पर टेबल में लिख दिया है, तो या तो आप वो थ्योरी पढ़ लीजिए या तो ये टेबल पढ़ लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। थायराइड डिसफंक्शन में बताया गया, हाइपोथायराइड इधर लिखा हुआ है, टीएसएच का लेवल ज्यादा है हाइपोथायराइड में और T3 T4 का लेवल कम है। क्या क्या सिम्टम है, ड्राई हेयर, पफी फेस, स्लो हार्ट बीट, वेट गेन होगा आपका, कॉन्स्टिपेशन, ब्रिटल नेल्स, आर्थराइटिस, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है। और डिप्रेशन होगा इसमें क्योंकि कफ बढ़ा है आपका, ड्राई स्किन होगी, फटीग, मेमोरी लॉस होगी, हैवी मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। जनरली जो ओबेज रहते हैं उनको हैवी मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, मिक्सिडेमा की कंडीशन होती है। फिर पीरियड्स होगा जो कि इरेगुलर होगा, मसल में प्रॉब्लम होगी और डिप्रेशन। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपके आते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में क्या आता है आपका, हेयर लॉस, बल्जिंग आईज, स्वेटिंग, रैपिड हार्ट रेट, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। वेट लॉस होगा, रेगुलर गैस बनी रहेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होगी इनको, ठीक है। सॉफ्ट नेल होंगे इनके, स्लीपिंग डिफिकल्टीज होगी हाइपरथायराइडिज्म वालों को क्योंकि ज्यादा ही निकल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है हार्ट इंटॉलरेंस होगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इसमें जनरली होती है, इरिटेबिलिटी होती है, मसल वीकनेस, नर्वसनेस, ठीक है। स्कैन, मेंस्ट्रुएशन और पीरियड जो होगा कम होगा लेकिन बार बार होगा, जैसे कि 15-15 दिन में जिसको अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो वो हाइपरथायराइडिज्म है, जिसको 1-1 महीने या 2-2 महीने में होती है तो उनको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम। हाइपोथायराइडिज्म वालों को 2-2 महीने में होगा, ठीक है। और जो हाइपर वाले हैं उनको जल्दी जल्दी, ठीक है। और जस्ट अपोजिट कंडीशन एंजाइटी, एंजाइटी जो होती है हमको फ्यूचर की टेंशन, उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। डिप्रेशन होती है जो हम पास्ट की वजह से परेशान रहते हैं, ठीक है। और डिप्रेशन में हमारी स्लो सब कुछ चलता है, एंजाइटी में हाई एक्टिवनेस ज्यादा रहती है। तो ये आपका थायराइड
डिसऑर्डर जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक सुनने के लिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम कंक्लूड करेंगे। नो कंफ्यूजन? सूर्यवेदी हाँ चंद्रवेदी का बता दीजिए, मतलब हाइपो में सूर्यवेदी कराएंगे ना? देखिए, हाइपो मतलब कि आपका वेट ज्यादा है, ठीक है, तो वेट ज्यादा, हाइपो मतलब होता है आपका चंद्रवेदी, मतलब कि सब कुछ स्लो है। तो चंद्रवेदी का अपोजिट क्या होता है? सूर्यवेदी। तो हाइपो वालों को आप सूर्यवेदी कराएंगे, ठीक है, हाँ और हाइपर वालों को आप कराएंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, जी ठीक है। जी। ओके, एनी कंफ्यूजन किसी और को? नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अभी तो मैं आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछ पाती क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है। जब हमारा लास्ट दिन होगा तो सबके क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है। चलिए, अब हम सभी जो है शांति पाठ करेंगे एक साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पुष्पा दीदी से कि प्लीज शांति पाठ करा दे। जी मीनाक्षी, मगर पीछे से आवाजें आ सकती हैं अगर होगा तो। कमर गर्दन सभी सीधी कर लेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे रखें और एक लंबे गहरे श्वास के साथ एक ओम का उच्चारण और सर्वे भवन्तु सुखनों के साथ करेंगे आज की कक्षा का समापन। लंबा गहरा श्वास, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः